जी, हमने सबसे पहली पढ़ी सबसेक्शन 10 होल्डिंग मींस ए शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट। होल्डिंग का ये एमसीक्यू सिर्फ इसमें बनेगा कि होल्डिंग मींस ए शेयर और पोर्शन ऑफ एन, यहाँ तक क्वेश्चन मार्क। इसके आगे ऑप्शन वो बना देंगे। सबसेट इसका ऑप्शन 1 ये बन सकता है कि सब डिवीजन, सब एस्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एस्टेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एस्टेट, कि होल्डिंग जो है किसका पोर्शन हो सकती है, एक एस्टेट का। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू जो बन सकता है वो सबसेक्शन 10A इरिगेटेड लैंड मींस लैंड इरिगेटेड बाय। अब इरिगेटेड लैंड जो है, इसके करेक्ट ऑप्शन सारे ये आगे दिए हुए हैं। कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, लिफ्ट, स्प्रिंग, टैंक और बाय अदर आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन। इसके अलावा जो ऑप्शन होंगे वो गलत हो। इसमें करेक्ट ऑप्शन इरिगेटेड लैंड का वो पूछ सकते हैं कि वो किस सोर्स से इरिगेट हो सकती है। इसमें कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, लिफ्ट ये ऑप्शन होंगे। और एक इसमें गलत ऑप्शन होगा, यानी वो रिवर लिख दें उसमें, या लिख दें रेन, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्सेज है, इरिगेशन के वो सोर्स नहीं है। सबसेक्शन 11, इसका एमसीक्यू नहीं बनता। सबसेक्शन जो 12 है, इसमें ये सिर्फ एक एमसीक्यू बन सकता है कि लैंड लॉर्ड मीन्स, बस यहाँ तक। या इसका क्वेश्चन और तरह बन सकता है कि ए पर्सन अंडर होम टेनेंट्स होल्ड द लैंड इज कॉल्ड। इसका बड़ा गौर से सुनने, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पर्सन अंडर होम ए टेनेंट होल्ड द लैंड, कि जिसके पर्सन जिसके नीचे एक टेनेंट काम करते हैं, जिसकी जमीन पे मुस्ताजर है, वो क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन वो दे देंगे कि लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड, या उसमें उसको टेनेंट भी लिख सकते हैं, या एक दो ऑप्शन वो और भी दे सकते हैं। तो इसमें लैंड लॉर्ड का ऑप्शन होगा। लैंड लॉर्ड वो शख्स होता है जो ज़मीन का मालिक भी होता है और उसके नीचे टेनेंट काम कर रहे होते हैं, यानी वो उसकी ज़मीन काश्त कर रहे होते हैं और उसे टेनेंसी यानी रेंट अमाउंट पे कर रहे होते हैं उस लैंड ओनर को। तो तब वो लैंड लॉर्ड बनता है जब उसके नीचे टेनेंट काम करे। इसमें सिर्फ ये एमसीक्यूज बनता है कि लैंड लॉर्ड कौन होगा, या लैंड लॉर्ड मीन्स। आगे वो ऑप्शन दे देंगे तीन चार, और एक करेक्ट ऑप्शन होगा अंडर होम इन टेनेंट होल्ड द लैंड। ये करेक्ट ऑप्शन है। या इस क्वेश्चन को दूसरी तरह वो बना सकते हैं, एक पर्सन अंडर होम मेंटेनेंस होल्ड द लैंड इज कॉल्ड। इसके आगे ऑप्शन होंगे लैंड लॉर्ड, लैंड ओनर और टेनेंट, इस तरह के एक दो और ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें जो एमसीक्यूज है वो लैंड ओनर है, कि लैंड ओनर कौन होगा। अब इसमें वो सिर्फ थर्ड या फोर्थ लाइन जो है, एंड से इसको पढ़ें कि ए पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ एन estate और एनी शेयर ऑफ पोर्शन thereof और इन द enjoyment ऑफ एनी पार्ट ऑफ द profits ऑफ estate बट डज नॉट इंक्लूड tenant। अब वो इसमें लिख देंगे कि विच वन इज द लैंड ओनर। ठीक है, इसके नीचे या ऐसे ऑप्शन लिख देंगे कि विच वन इज नॉट द लैंड ओनर। अब ये फर्स्ट जो इसका वर्ड है लैंड ओनर, और इसका लास्ट वर्ड आप देखें कि डज नॉट इंक्लूड टेनेंट। तो इस जा इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा कि हु इज नो हु इज द हु इज विच ऑप्शन डज नॉट इंक्लूड लैंड ओनर। इसका करेक्ट ऑप्शन है टेनेंट। ठीक है, इसका और ऑप्शन वो मॉर्गेजी लिख सकते हैं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेनेंट, कि जो मुस्ताजर है वो लैंड ओनर नहीं होता। इसमें सब सेक्शन 14 में। सर वैसे जी जी, जी सर वैसे लैंड दोबारा बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मेन डिफरेंस जो है लैंड और लैंड में, वो मेन डिफरेंस क्या है वैसे, मतलब कि। जी बिल्कुल। लैंड ओनर जो है वो ज़मीन का मालिक है, वो ज़मीन खुद काश्त भी कर रहा है, ज़मीन की और मलकियत उसके पास नाम है, ओनरशिप भी है। ओनरशिप भी ओनरशिप है, भी है। वो लैंड ओनर है। चाहे वो स्पेसिफिक ओनरशिप भी है टाइम और के लिए है। पोजेशन भी है। जी, पोजेशन भी है। मगर जो जी लैंड सर। लॉर्ड है उसमें ये फर्क है कि उसकी ओनरशिप भी है, पोजेशन भी है। लेकिन लेट्स सपोज उसकी 100 एकड़ जमीन है,
लेकिन 50 एकड़ वो खुद काश्त कर रहा है और 50 एकड़ पे उसने टेनेंट रखे हुए हैं जो उसको रेंट पे करते हैं, ठेका देते हैं। जिस तरह हम उर्दू में उसे ठेका कहते हैं, मुस्ताजरी भी कहते हैं, वो ठीक है। उर्दू का ही वर्ड है। जी सर। जिसके लैंड, और वो लैंड ओनर जिसके नीचे टेनेंट काम कर रहे हो, यानी टेनेंट उसकी जमीन काश्त कर रहे हो और उसका रेंट वो उसे पे कर रहे हो, वो लैंड ओनर लैंडलॉर्ड हो। ठीक है। सिर्फ इतना सही है। फर्क है बस। सर मुझे जो, जी सर, सर लैंड ऑनर जो होता है इसके पास पोजेशन भी या ओनर या वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद इस बार है। जी। लेकिन लैंड लॉर्ड जो होता है उसके पास पोजेशन होती है लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी ठेके पे दी होती है आगे, और उससे जो होता है वो रेंट वसूल कर रहा होता है, वो लैंड यस, लॉर्ड होता एग्जैक्टली 100% ऐसा ही है। है। जी सर। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक नेक्स्ट जो सब सेक्शन 14 है उसमें है लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू का जो है वो सिर्फ एक एमसीक्यूज जो बन सकता है कि लैंड रेवेन्यू इंक्लूड्स, कि लैंड रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू असेस्ड और असेसिबल अंडर दिस एक्ट, और एनी रेट्स imposed ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड ड्यू टू इरिगेशन, ये चीज़ भी उसमें इंक्लूड होती है। या लैंड रेवेन्यू मीन्स, बस इतना आ सकता है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा, मैं इसका यानी कंसेप्ट आपको बता दूं तो आप करेक्ट ऑप्शन खुद भी ढूंढ लेंगे। कि लैंड रेवेन्यू मीन्स कि लैंड रेवेन्यू का वो अमाउंट जो उस जमीन के नेट प्रोड्यूस पे असेस की गई है, तखमीना लगाया गया है, ये लागू की गई है कि वो जो जमीन का मालिक है वो पे करेगा गवर्नमेंट को, यानी लैंड पे वो जो टैक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लैंड रेवेन्यू कहलाएगा। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच इज द बेस ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि लैंड रेवेन्यू की बेस क्या है। या एक और इसी तरह का सेम क्वेश्चन यही होगा, वर्डिंग चेंज होगी कि विच इज द बेसिक थिंग टू कंक्लूड या टू असेस द लैंड रेवेन्यू। इसका सबसे मेन चीज होगी, करेक्ट ऑप्शन होगा नेट प्रोड्यूस। नेट प्रोड्यूस या नेट एसेट्स, कि जो मुनाफा है उस लैंड की प्रोड्यूस से, जो मुनाफा है वो लैंड रेवेन्यू की बेस है कलेक्ट करने की। वो एक चीज को मद्देनजर रखकर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो टैक्स उस पे तखमीना या अंदाजा लगाता है कि कितना लगाया जाए उस जमीन की आमदन के अकॉर्डिंग। अच्छा, सब सेक्शन 15 है। ये कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज दिए तो वो अलग बात है, क्योंकि ये ज़रा डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिहाज से, ये थोड़ी मुश्किल भी है। और जो उन्होंने सीधा सीधा कोई जैसे होता है ना कि बेतुका क्वेश्चन दे देना, वो ये आ सकता है कि लीगल प्रैक्टिशनर मींस, बस। आगे आप ये आ सकता है कि लीगल प्रोटेक्शनर प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879, ये याद रखना है कि किस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। वो है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, इसके अंडर यूज़ किया गया। अच्छा, जो इसके आगे ना एक्सेप्ट मुख्तार, ये नहीं आएगा, ये सिंध की एक चीज़ है, ये पंजाब में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। सब सेक्शन 16 नेट एसेट्स। अब net assets of an estate or group of estates means the estimated average annual surplus produce of such estate। अब इसमें ये एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज द नेट एसेट्स, क्या है नेट एसेट्स का मतलब क्या है, या व्हाट डज नेट एसेट्स मींस। तो सिर्फ आप ये लगाएंगे कि एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ स्टेट, ये इसका एमसीक्यूज बनेगा कि एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस, कि स्टेट जो नेट एसेट्स हैं वो क्या है, जो सालाना आमदन है, सरप्लस प्रोड्यूस मतलब जो मुनाफा है, खर्चा निकाल के जो मुनाफा बचा है उस जमीन की आमदन से, वो है एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस। इसकी बेस पे, यानी ये नेट एसेट्स हैं और इनकी बेस पे ही लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता है या उसका रेट फिक्स किया जाता है। उन्होंने आगे बता भी दिया कि लास्ट लाइन में, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन एज असरटेन्ड और एस्टिमेटेड। या इसका एक और एमसीक्यू इस तरह बन सकता है कि नेट एसेट्स कैन बी एस्टिमेटेड आफ्टर, बस इसके बाद आएगा
डिडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, डिडक्शन ऑफ कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, ये दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। इसके अलावा जो भी वो लगाएंगे वो गलत लगाएंगे। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तक भी ऑप्शन बन सकता है, या ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, यानी काश्त करने के जो भी खर्चे हैं वो निकाल के जो प्रोड्यूस बचेगी वो नेट एसेट्स होंगे। और नेट एसेट्स का क्या मतलब होगा? एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस, सालाना जो उसमें मुनाफा है वो। अब एक और एमसीक्यू इसमें बन सकता है कि ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन इंक्लूड्स, बस यहाँ तक। तो उसके ऑप्शन वो दे देंगे: वाटर रेट्स, मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन, मेंटेनेंस ऑफ इम्बैंकमेंट्स, और सप्लाई ऑफ सीड, सप्लाई ऑफ मैन्योर, improved implements of husbandry, concession with regard to fodder। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आएंगे, ऑप्शन में सिर्फ ये जो तीन आएंगे वो तीन चार होंगे। या ये आप वो एमसीक्यूज बना सकते हैं कि विच इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। इसमें तीन ऑप्शन वो सही दे देंगे, क्योंकि उधर उन्होंने नॉट पूछा है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो वाटर रेट्स, मीन्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, और सीड, ये ऑप्शन आता होता है सप्लाई ऑफ सीड, जो डी ऑप्शन है। तो एक और वो दे देंगे कि जो रिलेटेड नहीं होगा, जिस तरह कह लें कि जो इस जमीन के खर्चे में नहीं आती वो चीज़, वो ये एक्सपेंस है कि बेचने का, यानी उस प्रोड्यूस को ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ दैट, जो उसकी फसल होगी उसको मंडी को ले जाने के जो खर्चा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि कल्टीवेशन का जो खर्चा है वही इंक्लूड होता है। तो वो जो एक ऑप्शन इररेलीवेंट होगा इन इन ऑप्शंस के बाद, वो गलत होगा, वो आप लगाएंगे, क्योंकि नॉट का अगर ऑप्शन आएगा इसमें बाकी और कोई भी एमसीक्यूज नहीं बनता। सब सेक्शन 17 है पटवारी। अब पटवारी का इधर कोई एमसीक्यूज नहीं बनेगा। सब सेक्शन 18 पे, इसका भी कोई एमसीक्यूज नहीं बनता। सब सेक्शन 19 जो है इसका मस्ट एमसीक्यूज बनेगा, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स, बस यहाँ तक आएगा ऑप्शन। आगे ऑप्शन इसमें होंगे एक्ट, रूल्स, लॉ, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आप बनाएंगे प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। यहाँ रूल्स याद रखने कि प्रेस्क्राइब्ड अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। रूल्स ने जो प्रेस्क्राइब किया है वो ही बताएंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो एमसीक्यूज बनेगा रेट्स एंड सेसिस का, कि रेट्स एंड सेसिस का क्या मतलब है। अब सबसे पहले तो इसका जो एमसीक्यू बनने वाला है वो ये है कि रेट्स और सेसिस आर पेएबल बाय, यहाँ तक ऑप्शन होंगे लैंड लॉर्ड, लैंड ऑनर, या टेनेंट, या विलेज ऑफिसर। तो आप इसमें लैंड ऑनर्स लगाएंगे, ये ऑप्शन मौजूद है सेकंड लाइन में, कि सेसिस एंड रेट्स मींस रेट्स विच आर प्राइमरली पेएबल बाय लैंड ऑनर्स। ठीक है। अब इन रेट्स में इंक्लूड क्या होगा? अब सेकंड एमसीक्यू ये बनेगा रेट एंड सेसिस इंक्लूड्स, बस यहाँ तक वो आगे वो लगा देंगे कि बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम इम्बैंक्समेंट्स, वाटर सप्लाई, स्टोरेज ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर, स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और प्रिजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल, एंड ड्रेनेज एंड रिक्लेमेशन ऑफ स्वैम्प्स। इसमें वो तीन ऑप्शन तो वो सही बताएंगे कि स्टोरेज ऑफ वाटर, लोकल रेट ऑन स्टोरेज ऑफ वाटर, इरिगेशन पर्पस, और प्रिजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। और इसके बाद एक वो ऑप्शन गलत लिख देंगे इसमें कि लैंड रेवेन्यू टैक्स। अब वो नहीं आएगा इसमें, रेट्स एंड सेसेस में लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड सेसेस में नहीं आता। सेस एक अलहदा चीज़ है पिछोतरा, और लैंड रेवेन्यू अलहदा चीज़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप याद रखेंगे कि रेट्स एंड सेस डज नॉट इंक्लूड। इसमें तीन ऑप्शन तो सही हो जाएंगे कि इमेंटमेंट्स एंड वर्क्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर, और एग्रीकल्चर पर्पस वाटर, प्रिजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल, और चौथा ऑप्शन जो होगा लैंड रेवेन्यू, वो इरेलीवेंट होगा। वो आप उसको उसको मार्क करेंगे कि वो गलत है। अब इसमें वो ये जो सेस का है सिर्फ अकेले सेस का पूछ लेंगे कि सेस मींस, या सेस इज पेएबल टू, पेएबल टू पहले था पेएबल बाय, पेएबल बाय लैंड ओनर्स, पेएबल टू विलेज ऑफिसर,
जो ऑप्शन सी दिया गया है इधर, विलेज ऑफिसर, ये है ऑप्शन सी, विलेज ऑफिसर सेस। यानी जो सेस है वो विलेज ऑफिसर को पे किया जाएगा। इसका मैं सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सेस को उर्दू में कहते हैं पिछोतरा, विलेज ऑफिसर कहते हैं लंबरदार को, जो आपकी एस्टेट का लंबरदार होता है। अब जो भी वो लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन करेगा विलेज ऑफिसर, तो उसका 5% उस विलेज ऑफिसर को दिया जाएगा, उसका खर्चा, यानी उसकी पे, उसकी तनख्वाह। उसकी पे जो होगी वो 5% होगी। लेट्स सपोज अगर उसने 100 रुपीज कलेक्ट किए हैं, तो सेस की अमाउंट उसमें सिर्फ 5 रुपए हो, सॉरी 20 रुपए होगी। 5%, उसका 5% जो होगा वो उसको मिल जाएगा, वो जितना भी बने। इसमें 21 में है रेंट, रेंट की डेफिनेशन। अब रेंट में से जो एमसीक्यूज बनेगा कि रेंट मीन्स, या रेंट इज पेएबल टू। रेंट मीन्स यानी जो अमाउंट एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को पे करता है, वो रेंट की अमाउंट कहलाती है। एक तो ये एमसीक्यूज बन गया कि रेंट मीन्स, रेंट वो अमाउंट जो एक टेनेंट अपने लैंड लॉर्ड को पे करता है या लैंड ओनर को पे करता है, कि वट एवर इज पेएबल टू लैंड ओनर इन मनी और काइंड बाई ए टेनेंट ऑन अकाउंट ऑफ द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड हेल्ड बाई हिम। जो उसकी ज़मीन वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके बदले में जो अमाउंट वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा जिसकी ज़मीन है, वो रेंट कहलाएगी। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये बनेगा, दूसरा एमसीक्यूज ये बनेगा कि रेंट इज पेएबल टू, ये होगा लैंडलॉर्ड। यहाँ ऑप्शन होंगे कि रेंट इज पेएबल टू, ऑप्शन वन लैंड ओनर, सेकंड टेनेंट, थर्ड लैंडलॉर्ड, और फोर्थ होगा नन ऑफ दीज। तो इसमें लैंडलॉर्ड आप लगाएंगे कि रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा। अब इसमें थर्ड एमसीक्यूज बनेगा कि रेंट शैल नॉट इंक्लूड एनी सेस। अब इसमें वो लगा देंगे कि रेंट शैल नॉट इंक्लूड, बस यहाँ तक। इसके ऑप्शन आगे आ जाएंगे कि रेट्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, सेस और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सेस आएगा कि सेस जो है वो रेंट में नहीं आता। सेस एक पिछोतरा है, वो तनख्वाह है लैंड विलेज ऑफिसर की, वो रेंट में नहीं आती, क्योंकि रेंट तो सिर्फ लैंडलॉर्ड को पे होना है और सेस पे होना है विलेज ऑफिसर को। अच्छा, इसमें सब सेक्शन 22 में रेवेन्यू कोड। अब व्हाट डज मीन द रेवेन्यू कोड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब इसमें ऑप्शन आ सकते हैं, कोड एस्टेब्लिश्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, कोड एस्टेब्लिश्ड अंडर टेनेंसी एक्ट। अब इस पूरे लॉ में आप जब पढ़ेंगे तो इसमें कोड का वर्ड नहीं होगा, यानी कोड का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर। जो भी रेवेन्यू कोड्स काम कर रही हैं, वो टेनेंसी एक्ट के अंदर जो कोड बनाई गई हैं वो काम कर रही हैं। हम उनसे मुस्तार ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं वो कोड्स टेनेंसी एक्ट से, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर काम करने के लिए। तो हम इसमें ये एमसीक्यू जो आएगा कि रेवेन्यू कोड अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट मींस, इसके ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोड कॉन्स्टिट्यूटेड या एस्टेब्लिश्ड अंडर टेनेंसी एक्ट। इसमें रिलेटिंग टू टेनेंसी लिखा गया है, ये करेक्ट ऑप्शन। सब सेक्शन 23 जो है कि रेवेन्यू ऑफिसर, इसका कोई एमसीक्यूज नहीं बनता। सब सेक्शन 24 सर्वे मार्क्स, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्वे मार्क विल बी सेट अप बाय। इसमें कई डिपार्टमेंट वो लगा देंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर और डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। कि सर्वे मार्क जो है वो कौन लगाएगा, सिर्फ इसमें ये आप ऑप्शन याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, ये चीज़ें जो लॉ के बैकग्राउंड से लोग नहीं हैं उनके लिए रटा लगाने की है, क्योंकि ये नाम याद रखना है आपने कि सर्वे मार्क कौन लगाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। सबसेक्शन 25 सर्वे नंबर और खसरा नंबर। इस सर्वे से ये सर्वे मार्क होता क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये एक एकड़ नंबर होता है कि जो हमने पहले एस्टेट एक डिस्कस की, एक गांव। अब एस्टेट जी डिवाइड जी। हो गई आगे खेवट में, एक गांव की लेट जी। खेवट बन गई 5। अब उन 5 खेवट में 5-5 100 कनाल जमीन है।
तो फर्दर उन खेवट की यानी होल्डिंग की डिवीजन कैसे होगी, वो होगी मुरब्बा नंबरान। अब मुरब्बा क्या होगा, मुरब्बा में एग्जिस्ट करते हैं 25 एकड़। वो 25 एकड़ इकट्ठे करके एक मुरब्बा बना देते हैं उसको, यानी सिक्योर। उसका होता है लैंड में मुरब्बा नंबर। अब जब कोई पोजेशन साबित करना हो तो आप कोर्ट में जब एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं खसरा गिरदावरी का, तो उस खसरा गिरदावरी में मुरब्बा नंबर लिखा होता है कि मुरब्बा नंबर 50। उसके नीचे लाइन लगी होती है और उसके नीचे लिखा होता है 1 2 3। जो 1 2 3 होते हैं वो होते हैं एकड़ नंबर। ये एकड़ नंबर हैं ये मुरब्बा नंबर 50 के। यानी अगर जिसने सवाल पूछा है ये किसी एक गांव में मालिक है मुरब्बा नंबर 37 के एकड़ नंबर 5 पे, तो जब मैं हम्म। वहाँ लेट्स सपोज कोई रेवेन्यू ऑफिसर आता है तो वो आपकी मलकियत कैसे ढूंढेगा। वो सबसे पहले देखेगा कि ये कौन सी एस्टेट में मालिक है, वो पहले मौजे में जाएगा, फिर आगे सर्च करेगा कि ये किस खेवट में मालिक है, फिर वो खेवट में जाएगा, फिर वो सर्च करेगा कि ये कौन से मुरब्बा नंबर में मालिक है, फिर वो उस मुरब्बा पे जाएगा। जो 25 एकड़ पे एक पूरा एक यूनिट होता है उसको मुरब्बा कहते हैं। अब पच्चीस तो एकड़ सर ये सर्वे मार्क मुरब्बा नंबर है? नहीं, ये एकड़ नंबर है। उस मुरब्बा अच्छा, नंबर ठीक में है। जो एकड़ नंबर दिए गए 25, वो हर नंबर सर्वे मार्क है। सॉरी, ये मैं सर्वे नंबर का बता रहा हूँ, सर्वे मार्क अलग चीज है, मैं मिस कर गया हूँ। अब सर्वे नंबर आप इस चीज को समझ लें, सिर्फ मार्क की जगह चेंज कर दें। जो मैंने बताया है ये सर्वे नंबर है, ठीक है। ठीक है। कि जो पोर्शन ऑफ लैंड में जो नंबर एक एक टुकड़े को या एक एकड़ को उन्होंने दिया, वो खसरा नंबर या सर्वे नंबर सेम चीज है। जो सेक्शन 25 में लिखा हुआ है सारी चीज, सर्वे मार्क में अलहदा बताता हूँ कि सर्वे नंबर और खसरा नंबर ठीक मीन है, ए पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ। मतलब कि सर्वे नंबर जो होता है वो एकड़ नंबर होता है? जी, एकड़ नंबर है। जी सर, ठीक है। इसको मैं रीड भी कर रहा हूँ। सर्वे नंबर और खसरा नंबर मीन्स ए पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच द एरिया इज सेपरेटली इंटर्ड अंडर द इंडिकेटिव नंबर इन द record ऑफ राइट्स। यानी इंडिकेटिव नंबर है ये, जो इंडिकेट करता है कि ये एकड़ कौन सा है, वो है सर्वे नंबर, एकड़ नंबर, खसरा नंबर, ये सेम नाम है। अब इसमें ये जी एमसीक्यूज बन सर, सकता है कि ठीक हो गया। सर्वे नंबर इज, बस आगे वो करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा कि इंडिकेटिव नंबर इन द record ऑफ राइट्स, बस ये। ऊपर जो सर्वे मार्क है, सर्वे मार्क सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक पहले था बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क जो है वो पंजाब के जो इस्तेमाल है, बंदोबस्त है, कंसोलिडेशन है, ये सेम नाम है। जब ज़मीनों की कंसोलिडेशन हुई तो वो लोकल रेवेन्यू ऑफिसर ने लगाया। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो मार्क लगाए हुए हैं किसी एस्टेट के मौजे के, ये मार्क भी दो तरह के ही हैं। एक पंजाब ने सेट करवाए हुए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, एक पाकिस्तान ने जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपने सेट किए हुए हैं। ये उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं दोनों के, कि एक की बाउंड्री थोड़ी आगे आ रही होती है, एक की बाउंड्री पीछे आ रही होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बस सर्वे मार्क आपने याद रखना है कि ये क्या है। जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने एक मार्क सेट किया है जमीनों का। सबसेक्शन 26, टेनेंट। कि टेनेंट क्या है। टेनेंट मीन ए पर्सन हु होल्ड्स द लैंड अंडर another person and is for special contract would be liable to pay rent। यानी टेनेंट वो पर्सन है जो रेंट पे करेगा, किसको, लैंड लॉर्ड को। अब इसमें ऑप्शन जो इसमें बन सकता है एमसीक्यूज का, वो सिर्फ ये होगा कि टेनेंट इंक्लूड्स, बस। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गए, या इस तरह भी बन सकता है कि टेनेंट डज नॉट इंक्लूड, ये भी बन सकता है। उनकी मर्जी है कि वो सारे करेक्ट ऑप्शन दे के एक गलत दे दें, या तीन गलत ऑप्शन दे के एक सही दे दें, ये उन्हीं की मर्जी है फिर। लेकिन हमने ये देखना है कि टेनेंट इंक्लूड्स प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट, ये भी आ गया, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है कि प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इन इंटरेस्ट। अब तीन ऑप्शन एक और हो सकते हैं गलत। जो सेकंड एमसीक्यूज बनेगा कि टेनेंट डज नॉट इंक्लूड। अब डज नॉट इंक्लूड में ये तीन है पहले कि मॉर्गेजी, वो टेनेंट नहीं हो सकता। अब मॉर्गेजी का ही आएगा सिर्फ ऑप्शन डज नॉट इंक्लूड में, बाकी तीन ऑप्शन और होंगे, और इसी में एमसीक्यूज नहीं बनता। और एमसीक्यूज वो बना देंगे प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट, सक्सेसर इन इंटरेस्ट, और नन ऑफ दीज। अब
जो टेनेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता वो कौन है? मॉर्गेजी। कि मॉर्गेजी ऑफ द राइट्स ऑफ लैंड ओनर, जो किसी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू एक जमीन पे कब्जे पे आया है, यानी उसके पास राइट टू ओनरशिप है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक मॉर्गेज पे वो जमीन ले रहा है, उसे ट्रांसफर हुई है अंडर मॉर्गेज, तो वो टेनेंट नहीं कहलाएगा, वो फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड लैंड ओनर ही होगा। ये दो एमसीक्यूज इसमें बनते हैं। सबसेक्शन 27, टेनेंसी। कि टेनेंसी क्या होती है? टेनेंसी मीन्स ए पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय। यहाँ तक है कि टेनेंसी मीन्स ए पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय। यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, लैंड ऑनर, लैंड लॉर्ड, टेनेंट, नन ऑफ दीज। इसका बेस्ट ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो टेनेंट होगा। टेनेंसी यानी मुस्ताजरी, कौन हेल्ड करता है? टेनेंट, जो मुजारे होता है, मुस्ताजर पे होता है। अब इसमें 27A में डेफिनेशन है अनइरिगेटेड लैंड। अनइरिगेटेड लैंड कौन सी होती है? उन्होंने ये बताया कि लैंड, ये इंक्लूड्स लैंड फेड अप बाय रेन्स, फ्लड्स, यानी जो नेचुरल सोर्स हैं बारिश के या फ्लड से, उससे कल्टीवेट होती है, तो वो अनइरिगेटेड लैंड है। यानी उसको इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं है, वो नेचुरल सोर्स पे ही है। तो ये ऑप्शन आ सकता है कि अनइरिगेटेड लैंड विल बी इरिगेटेड बाय द सोर्स। अब सोर्स के ऑप्शन वो लगा सकते हैं कि रेन, फ्लड, हिल टोरेंट्स। आखिरी ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज आएंगे। 28 है विलेज ऑफिसर। अब इसमें वो ऑप्शन देंगे कि विलेज ऑफिसर मींस, या द बेसिक ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर। इसमें फर्स्ट लाइन में है हुज ड्यूटी इज टू कलेक्ट और टू सुपरवाइज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ एन एस्टेट। ये आएगा सबसे, जो मेन एमसीक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर इज, आगे वो ऑप्शन दे दें। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही होगा, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, या कलेक्शन और सुपरविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आज तक मुझे लगता है यहाँ तक पढ़ लेना चाहिए, और कल से इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस सारी जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, और इसने जितने एमसीक्यूज मैंने मार्क करवाए हैं, ये तकरीबन 25 से 30 एमसीक्यूज होंगे। इनको आपने पढ़ना है। अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आता तो ग्रुप में आपने मुझसे पूछ लेना है। अब एक भाई कह रहे हैं कि पढ़ाई जाएं। अब आप लोग बाकी बोल के बता दें कि आगे पढ़ाई जाएं या। नहीं सर, आप कल पर आ दीजिएगा क्योंकि टाइम भी कंप्लीट हो गया है। चलें इंशाल्लाह, बाकी बट फिर हम सर कल एक से। चीज कीजिए जी कि जी। जो सर एक चीज कीजिएगा, जो भी पढ़ाए उसका ना टेस्ट लास्ट में लीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट से चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। मैं कल इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट आपका टेस्ट ही लूँगा। आपने कल सब ने ये ठीक डेफिनेशंस पढ़ पढ़ लेनी है जितना मैंने पढ़ाया है, और इसमें जितने ठीक है सर। एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट करवाए हैं ये भी मैं आप लोगों से कल पूछूंगा, और फिर आगे नेक्स्ट डे ठीक है सर। आऊँगा मैं। ठीक है सर। यही आप लोगों का टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा ही। ग्रुप में कोई नहीं होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो ग्रुप में ज़रूर वॉइस नोट करे या मुझे करे, तो पूछ सकते हैं। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आज यही पच्चीस ओके तीस सर। एमसीक्यूज आप तैयार करें, ये इनफ है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर तो यानी आप लोगों को समझ आ गई है। सर इट्स क्लियर। चलें जी, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।